अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया है, ठीक है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल लेके आई हूँ और इसमें लव स्टोरी भी है और इसके अलावा काफ़ी एक्शन टाइप भी है, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। नाम तो जैसा कि आपने देख लिया है उकाब है और इसको लिखा है सीमा शाहिद ने, ठीक है। अब हम नावल शुरू करते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सफ़ेद शर्ट, काला ट्राउज़र और पैरों में जॉगर्स पहने वो सुबह सवेरे नज़दीक पार्क में जॉगिंग कर रहा था। उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। अभी चौथा चक्कर ही मुकम्मल हुआ था कि उसके हसास कानों में प्लेन की आवाज़ गूंजी। वो तेज़ी से सीधा खड़ा होकर आसमान की वस्तों में शान से उड़ते पाक फ़िज़ाइया के तैयारे को अकीदत से देख रहा था। कुछ देर बाद वो और जोशो जुनून से दौड़ रहा था। नौशाबा जल्दी जल्दी मेज़ पर नाश्ते के बर्तन लगा रही थी। साथ साथ किचन में उबलती चाय पर भी उसकी पूरी निगाह थी। गुड मॉर्निंग मम्मी। उसामा निकसिक से तैयार अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग बेटा जी। उन्होंने बड़े गौर से उसकी तैयारी को देखा। कॉलेज जा रहे हो इतना बन ठन के? वो उसके ब्रांडेड जीन्स, खुले गले की शर्ट और हाथों में बांधे बैंड्स को देख रही थीं। यस मम्मी, आज क्लास के बाद सब लड़के शाहजेब के घर जमा होंगे। वहाँ से सब मिलकर नाइट कॉन्सर्ट में जाएंगे। वो लापरवाही से जूस का गिलास उठाते हुए बोला। उसामा अपने डैड से परमिशन ली। डैड को आप बता देना मैं चलता हूँ, अभी देर हो रही है। वो ग्लास मेज़ पर रखकर तेज़ी से बाहर निकला। पोर्च में उसकी स्पोर्ट बाइक खड़ी थी। आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर बैग कमर पर कसा, बाइक को रेस दी। सलेंसर वो पहले ही निकाल चुका था। गुम गुम तेज़ आवाज़ गूंजी और वो फुल स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए कॉलेज रवाना हो गया। ये बॉयज़ कॉलेज इस शहर कराची के सबसे बेहतरीन तालीमी अदारों में से एक था, जहां दाखिला लेना, मेरिट पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल था। कॉलेज के अंदर मेन ऑफिस के सामने सब्ज़ा ज़ाड़ पर 4 लड़के पैर फैलाए बड़े आराम से बैठे हुए थे। तभी एक ने मेन गेट से अंदर दाखिल होते उसामा को देखकर हाथ हिलाया। वो बड़े आराम से अपनी स्पोर्ट बाइक स्टैंड पर लगाकर अपने दोस्तों की जानिब बढ़ा। हाय गाइस। उसामा यार, आज भी हेलमेट नहीं पहना, अहमद ने टोका। क्यों, आज ऐसी क्या ख़ास बात है यार? उसामा बैग घास पर डालते हुए बोला। यार शाम में जिम खाना फंक्शन है, अगर तुझे पुलिस ने बिना हेलमेट से रोक लिया तो? अहमद ने खदशा बयान किया। व्हाट अ जोक। किस साले में इतनी हिम्मत है कि मुझे रोके? वर्दी उतरवा दूंगा 1 मिनट में, वो बड़े गुरूर से बोला। अच्छा चल यार, कूल डाउन, क्लास में चलते हैं। वो पांचों का टोला कपड़े झाड़ते हुए उठा और क्लास की जानब रवाना हुआ। अली, अहमद, अरहम, खालिद और उसामा, ये पांचों बचपन के दोस्त थे। स्कूल में भी साथ थे और अब कॉलेज में भी एक साथ थे। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद पढ़ने में बहुत तेज़ थे। खासकर उसामा का आईक्यू लेवल तो गज़ब का था। वो मैट्रिक का इम्तिहान देकर फ़ारिग थी, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। साथ ही साथ बैटमैन अंकल से खाना पकाना भी सीख रही थी। अभी वो किचन में ब्राउनीज बेक कर रही थी जब मेजर एहसन अंदर दाखिल हुए। किचन से खड़पड़ की आवाज़ सुनकर उसी सिमत बढ़े। सामने ही उनकी 16 साला साहबजादी फातिमा अपने लंबे बालों की पोनी बनाए एप्रन पहने काम कर रही थी। आज किस डिश की शामत आई है? वो करीब जाकर बोले। हाय अल्लाह, बाबा आप भी डरा दिया मुझे। वो उछल पड़ी। एक मेजर की बेटी होकर डरती हो? लड़की तुम्हारा क्या बनेगा? उन्होंने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा। अच्छा मेरे प्यारे मेजर बाबा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं गरम गरम चाय और ब्राउनीज लेकर आती हूँ। अजमल किधर है? तुम अकेली किचन में कैसे? उन्होंने बैटमैन के बारे में पूछा। अजमल अंकल को मैंने सामने शॉप तक भेजा है, बस आते ही होंगे। फातिमा ब्राउनीज की ट्रे बाहर निकालते हुए बोली। ओके स्वीट हार्ट, तुम चाय तैयार करो, मैं आता हूँ। वो अंदर फ्रेश होने चले गए। फातिमा ने जल्दी जल्दी ब्राउनीज को प्लेट में निकाला, साथ ही थोड़े से पकोड़े तले और चाय तैयार कर ली। इतनी देर में अजमल अंकल भी उसका मंगवाया हुआ सामान लेकर आ गए थे। अजमल अंकल को चाय मेज़ पर लगाने का कहकर वो जल्दी जल्दी अजमल अंकल के लाए हुए सामान में चिली मिली खट्टी इमली छालिया के पैकेट चेक करने लगी।
फातिमा बेटी, मेजर साहब मेज़ पर बुला रहे हैं। अजमल अंदर आकर बोला। वो सर हिलाते हुए सारा सामान काउंटर पर रखकर बाहर आ गए, जहां मेजर एहसन चाय पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। फातिमा बेटी, सारी तैयारी हो गई है ना? बस 1 घंटे में निकलना है ताकि शाम तक कराची पहुंच जाएं। बाबा, कराची जाना ज़रूरी है क्या? वो चाय पीते हुए ठनक कर बोली। देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मुझे वज़ीरिस्तान भेजा जा रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं और मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने तायाबू के घर पर रहो। वैसे भी 2 महीने की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हम दोनों बाप बेटी दोबारा एक साथ मज़े करेंगे। पर बाबा, कितने साल हो गए मैंने तायाबू तायम्मी को नहीं देखा। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे और मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। फिर अभी कॉलेज की एडमिशन भी तो होने वाले हैं, उसका क्या? मेरा बच्चा, तुम्हारे तायाबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी फ़ोन करते हैं तुम्हारा ज़रूर पूछते हैं, और अभी तो मैट्रिक का रिज़ल्ट आने में भी 2 माह हैं, इसलिए फ़िक्र मत करो। वो चाय का कप मेज़ पर रखते हुए खड़े हो गए। ठीक 2 घंटे में अपना बैग लेकर नीचे आ जाना, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, वो कहते हुए अपने कमरे में चले गए। मेजर एहसन का ताल्लुक़ पाक फ़ौज से था। उनकी शरीके हयात का इंतकाल 10 साल पहले, जब फातिमा 6 बरस की थी, हो गया था। फातिमा को उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। नमाज रोज़े के साथ दीनों दुनिया की तरबियत भी खुद की थी। आज उन्हें मुज़फ़्फ़राबाद से वज़ीरिस्तान भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी लाडली को कराची अपने बड़े भाई कमिश्नर पुलिस मोहसन नकवी के पास छोड़ने जा रहे थे। थोड़ी देर में फातिमा अपना सूटकेस लिए उनके पास आ गई। जीन्स के ऊपर लंबी घुटनों को छूती काली ढीली कमीज़ पहने, सर पर स्कार्फ लपेटे, उनकी मासूम सी फातिमा उनके पास खड़ी थी। ये बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। वो उसके फूले फूले रुखसार और सभी चेहरे को देखते हुए सोच रहे थे। अजमल ने उन दोनों को एयरपोर्ट पर उतारा और अब 4 घंटे के बाद वो कराची एयरपोर्ट पर खड़े थे। बाबा, आपने तायाबू को हमारे आने का बताया था? फातिमा चारों जानब देखते हुए बोली। बेटा, उन्हें सब खबर है। मैं उन्हें एयरपोर्ट आने से मना कर दिया था, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। सिक्योरिटी रीज़न? सब ठीक तो है बाबा? सब ठीक है, बस मैं नहीं चाहता कि मेरे या उसके दुश्मनों की निगाह तुम पर पड़े। अरे वो देखो, गाड़ी मैंने बुक करवाई है, चलो उस तरफ। वो उसे साथ लेते हुए सामने गाड़ी की जानब बढ़ी। बावर्दी ड्राइवर से चाबी ली और उसे जाने का इशारा करके खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर फातिमा को भी साथ बैठने का इशारा किया। अभी वो थोड़ा ही आगे गए थे कि उनका मखसूस फ़ोन बजा। वो फातिमा को चुप रहने का इशारा करते हुए कोड वर्ड्स में बात करने लगे। फ़ोन बंद करके अब गाड़ी तेज़ी से सड़क पर भाग रही थी। शाम का अंधेरा अपने पर फैला चुका था। उन्होंने गाड़ी एक पोश इलाके में एक बड़े क्लब की पार्किंग में रोकी। फातिमा, तुम दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठना, मुझे यहाँ पर एक आदमी से काम है। बस 1 घंटे में वापस आऊँगा, खबरदार बाहर मत निकलना। ओके बाबा, परेशान क्यों हो रहे हैं? पहले कभी बाहर निकली हूँ? वैसे भी आप 1 घंटा कहकर हमेशा 2 घंटे में वापस आते हैं। वो प्यार से उसके सर पर शपथ लगाते हुए गाड़ी लॉक करवाकर अंदर की तरफ रवाना हो गए। फातिमा चारों तरफ देख रही थी। रंगो बू का सैलाब उमड़ रहा था। चारों तरफ लड़के लड़कियां, गाड़ियां ही गाड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैशन शो मुनक्कद हो रहा हो। वो अफसोस से उन बेपरवाह लड़के लड़कियों को देखते हुए आंखें मूंद कर बैठ गई। अभी शायद बमुश्किल आधा घंटा ही होगा कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ। किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया था। कॉलेज के बाद वो पांचों अली के घर जमा हो गए थे। शोर शराबा जारी था, साथ ही साथ पीने का शुगल भी चल रहा था। उसामा बियर के 2 कैन चढ़ा चुका था। ओए अरहम, उसामा, अब बस करो, चलो निकलते हैं, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। आतिफ असलम के साथ साथ कुछ इंडियन सिंगर्स और डांसर्स भी हैं, लेट्स गो। अली ने उन दोनों को टोका। वो सारे अली की जीप में बैठ गए थे। उसामा, आजा यार, देर हो रही है, अली ने पुकारा। उसामा बड़े आराम से अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर बैठ गया। उसामा के बच्चे, तूने पी हुई है, बाइक छोड़ दे।
अली चिल्लाया। उसामा ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और बाइक को रेस देने लगा। चल यार, ये नहीं मानेगा, हम चलते हैं। अरहम ने अली के कंधे पर हाथ रखा। अली की जीभ बाहर निकली ही थी कि जन से उसामा बाइक दौड़ाता उसे पीछे छोड़ता आगे निकल गया। वो तेज़ रफ्तार के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जिम खाना पहुंच चुका था और बाइक को तेज़ी से पार्किंग में घुमा रहा था। एक गाड़ी से उसकी बाइक ज़ोर से टकरा गई। वो गाड़ी उसकी मखसूस पार्किंग पर खड़ी थी। वो बाइक को छोड़कर गाड़ी की जानिब बढ़ा और शीशे पर नॉक किया और करता ही चला गया। फातिमा धमाका से हिल सी गई। अभी उसने खुद को संभाला ही था कि कोई गाड़ी का शीशा बजाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो शीशा तोड़कर ही दम लेगा। तंग आकर फातिमा ने शीशा नीचे किया। ए लड़की, तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी जगह पर गाड़ी पार्क करो। चलो गाड़ी हटाओ। फातिमा ने बगौर सामने खड़े लड़के को देखा। हाथों में बैंड्स, लंबे बाल। वो बर्गर फैमिली की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। वो इसे इग्नोर करते हुए शीशा चढ़ाने लगी। उसामा ने जब देखा कि गाड़ी में बैठी लड़की उसकी बात नहीं सुन रही तो उसने तेज़ी से हाथ शीशे में डालकर दरवाज़ा खोला और एक झटके से लड़की को बाहर निकाला। ये क्या बदतमीज़ी है? फातिमा अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। चुप। उसने फातिमा के लबों पर उंगली रखी। फातिमा ने गुस्सा किया। शिद्दत से कपकपाते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ उसामा के मुंह पर मारा। कमीनी, तेरी इतनी मजाल, तूने मुझ पर हाथ उठाया। उसामा ने उसे गर्दन से पकड़ा। छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारा हशर कर दूंगी। फातिमा ने उसे ज़ोर से टांग मारकर पीछे किया। उसामा गुस्सा से कफ उड़ाता उसकी जानब बढ़ा ही था कि उसके दोस्तों ने आकर उसे पकड़ लिया। छोड़ यार, लड़की है, अली ने समझाया। इतने में फातिमा तेज़ी से गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा लॉक करके शीशा चढ़ा चुकी थी। उसामा किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। वो चारों उसे बामुश्किल घसीटते हुए उधर से ले गए थे। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद मेजर एहसन हाथ में फ़ाइल लिए बाहर आए। सॉरी बेटा, थोड़ी देर हो गई। बाबा, इधर इतना रश क्यों है? फातिमा उनके हाथ से फ़ाइल लेते हुए बोली। म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोले। वो देखें बाबा, बोर्ड पर लिखा हुआ इंडियन सिंगर्स। कितने अफसोस की बात है मेरे बाबा, और ना जाने कितने लाखों सिपाही हमारी हिफाजत के लिए दिन रात अपने घर बच्चों को छोड़कर मसरूफ़ हैं, और इधर ये लोग इन दुश्मनों के कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं। फातिमा का लहजा तल्ख था। कोई बात नहीं बेटा, आप इतना गुस्सा मत करो। चलो रेडी हो जाओ, आपके ताया अबू का घर आ गया है। वो जॉगिंग करके मेस में वापस आ चुका था और शावर लेकर फ्रेश हुआ ही था कि इमरजेंसी अनाउंस हुई। सब कैप्टन, कैटसन, विंग कमांडर सबको फौरी तौर पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर मिल चुका था। जो फौजी छुट्टियों पर थे उनकी छुट्टियां फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई थीं। हालात की कशीदगी का अंदाज़ा तो पहले ही से था। पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया ने अपने तमाम सरहदों पर सख्त निगाह रखे हुए थे। इन्हें अच्छी तरह पता था कि ये दुश्मन हमेशा पीठ पीछे वार करने वालों में से है, और आईएसआई और इंटेलिजेंस अपना काम भी बखूबी निभा रहे थे। दुश्मन एक बार भी रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह कसूर की सरहद पर पुर करके घुस आया था, मगर अफसोस इसे नाकाम ही लौटना पड़ा। चंद दरख्त गिराकर वो सब खुद को मीडिया के आगे सुपर पावर शो कर रहा था। वो वर्दी में मलबूस लंबे लंबे कदम उठाना सबको सर के इशारे के जवाब देता हुआ मीटिंग में आके बैठ चुका था। आप सबको फौरी तौर पर रेड हाई अलर्ट किया जाता है। दुश्मन की निगाह पर से हमारे वतन अजीज़ पर है। एयर कमांडर स्लाइड शो के जरिए सारा मिशन और सारा इन्फॉर्मेशन सबको समझा रहे थे। मीटिंग बर्खास्त हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने विंग को रिपोर्ट कर रहे थे। उसामा भी अपनी टीम के साथ रनवे पर आ चुका था। कैप्टन उसामा नकवी एयर कमांडर के पास आए। यस सर, वो अलर्ट हुआ। आप अपने ग्रुप को लेकर बम्बर जम्मू कश्मीर पर जा रहे हैं। याद रखें, डिफेंस मूड में रहना। वो उसामा के वजिया संजीदा चेहरे को बगौर देखते हुए बोले जानते थे। इसे अपने दुश्मनों पर अकाब बन कर टूट पड़ने की आदत थी।
आरबी मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के तमाम स्टूडेंट इस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। सीनियर सर्जन इन्हें कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी के बारे में बता रहे थे। सना यार, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी बारीक बारीक रगें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम तो समझ रही हो क्या? मलिहा ने सरगोशी की। चुप करो, देख रहे हो? सना ने टोका। प्रैक्टिकल लैब के वो दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलीं। हाय गर्ल्स, सना मलिहा, चलो कैंटीन चलते हैं। सारा ग्रुप इधर है। वर्दा ने पास से गुजरते हुए मैसेज पास किया। वो दोनों भी तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कैंटीन में पहुंची, जहां फाइनल ईयर का पूरा ही ग्रुप 20 स्टूडेंट पर मुश्तमिल मौजूद था। फ्रेंड्स, हालात सही नहीं है। मेजर डॉक्टर शबीर और मेजर डॉक्टर अहमद की निगरानी में हम लोग आज़ाद कश्मीर के पास मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। आप में से जो शामिल होना चाहे अपने नाम लिखवा दें। कल सुबह फजर के बाद टीम रवाना हो जाएगी। सना और मलिहा दोनों अपना अपना नाम लिखवाकर हॉस्टल आ चुकी थीं और अब बातों के साथ पैकिंग किए जा रही थीं। मगरिब की अजान की आवाज़ गूंजी और सना वज़ू करने चली गई। मलिहा आराम से कुर्सी पर बैठी सना के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में भीगे चेहरे के साथ सना वॉशरूम से बरामद हुई। मलिहा बड़े गौर से सना के गुलाबी भीगे चेहरे को देख रही थी। पुरकशिश खूबसूरत गुलाबी चेहरा, लेकिन माथे के ऊपर एक कट का बड़ा सा निशान जो मांग से निकलकर माथे पर आ रहा था, जिसे वो आमतौर पर हिजाब लपेटे रखती थी। माथे को कवर कर लेता था। मलिहा कुर्सी से उठकर सना के पास आई। सना, तुम्हारे इतने प्यारे चेहरे पर यह निशान अजीब सा लगता है, जैसे चांद पर दाग हो। मलिहा, तुम फिर शुरू हो गई। कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं इस चोट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपना दुपट्टे सर पर लपेटते हुए बोली। मलिहा ने हंसते हुए उसके गाल पर प्यार किया और खुद भी वज़ू करने चली गई। सुबह 4 बजे का अलार्म बज रहा था। वो दोनों तेज़ी से बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गईं। फजर की नमाज़ पढ़ते ही उन्हें कॉलेज पहुँचना था, जहाँ से डॉक्टर्स का ग्रुप सरहद के पास कैंप लगाने के लिए रवाना हो रहा था। मेजर डॉक्टर शबीर तमाम स्टूडेंट्स की हाज़िरी ले रहे थे और मेजर डॉक्टर अहमद इन्हें बस में बैठने की हिदायत देते हुए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में 20 अफराद का काफ़िला बस में बैठ चुका था। बस स्टार्ट होने ही वाली थी जब मेजर डॉक्टर शबीर ने तमाम टीम को मुखातब किया। डॉक्टर्स, बराहे मेहरबानी अपने अपने सेलफ़ोन बंद कर दें और अपने फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस या लोकेशन या पाक फ़ौज की किसी भी कार्रवाई या अपनी वीडियो अपलोड मत कीजिएगा। हमारी आवाम बहुत जज्बाती है। जो पैगामात, जो हमारी नकलो अमल और हरकत है, वो दुश्मन तक मैसेजेस, फेसबुक की पोस्ट, व्हाट्सएप, उन चीज़ों के ज़रिए पहुंच सकती है। बेहतर है आप सब इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। आपने अपने फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दें। फ़ोन भी वक़्त ज़रूरी ही इस्तेमाल करें। कोशिश की जाए कोई भी आप लोगों की और फ़ौजियों की वीडियो ना बना सके, आप लोगों की नकलो अमल को नोटिस ना कर सके। ये मीडिया का दौर है और दुश्मन यकीनन इससे फ़ायदा उठा सकता है। अंडरस्टैंड? उन्होंने सबको गौर से देखा। यस सर। सब ने अपने अपने सेल फ़ोन बंद करके बैग की अंदरूनी जेबों में डाल रहे थे। मेजर एहसन ने गाड़ी एक बहुत ही पोश इलाके में बड़े से घर के पास रोकी। 2 गार्ड उठकर बाहर आए, उनको देखते ही सलूट किया और दरवाज़ा खोल दिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा महल नुमा घर था। चारों तरफ खूबसूरत बड़े बड़े गुलाब के और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फातिमा हैरत से देख रही थी। गाड़ी आगे जाकर गई और सामने ही बावकार उसके बाबा के भाई, उसके ताया कमिश्नर मोहसन नकवी और ताई अम्मी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। मेजर एहसन और फातिमा गाड़ी से उतरे। अब बड़े पुरजोश अंदाज में सबसे मिले। माशाल्लाह, फातिमा तो बहुत बड़ी हो गई है। कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मोहसन साहब ने प्यार से फातिमा के सर पर हाथ फेरा। मोहसन, आप भी? एहसन इतने लंबे अरसे सफ़र से आया है, बजाय अंदर ले जाने के अंदर ही बातें बिगाड़ रहे हैं। चलें भाई, सब अंदर चलते हैं। मिसिस नकवी ने सबको टोका और अंदर दाखिल हो गई। सब ने मिलकर एक पुरतकल्लुफ़ डिनर किया। फिर मिसिस नकवी फातिमा को उसका कमरा दिखाने ले गई ताकि वो आराम कर ले।
थैंक्स तय्यमी, वो उनके हाथ थाम कर बोली। मेंशन नॉट बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, अब तुम आराम करो, सुबह मिलते हैं। वो प्यार से उसके फूले फूले गाल थपथपाकर चली गईं। भाई साहब और भाभी जी, मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। बस अल्लाह के बाद आप ही इसके सरपरस्त होंगे। मेजर एहसन संजीदगी से काफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए बोले। एहसन, ऐसा मत कहो, खुदा तुम्हें खैर खैरियत से वापस लाए। और फातिमा की तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, वो हमारी बेटी है, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्यों नौशाबा? मोहसिन नकवी ने अपनी बेगम को देखा। जी बिल्कुल, एहसन फातिमा को बिल्कुल मासूम सी लड़की है, इतने अरसे बाद मिली है। मैं तो वैसे भी उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आप फातिमा की तरफ से बेफिक्र हो जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। नौशाबा ने उन्हें तसल्ली दी। चारों तरफ मौसीकी का शोर था, जवान जिस्म धड़क रहे थे। इंडिया से आई डांसर्स मुख्तसर लिबास में स्टेज पर जलवा दिखाने लगी। बियर के कैन खुलेआम पिए जा रहे थे, लेकिन इन सब से बेनियाज उसामा सुर्ख चेहरा लिए मुठ्ठियाँ बीचे एक कोने पर खड़ा था। उनके चारों दोस्त उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। यार, अब गुस्सा थूक दे, देख कितनी कातिल सिंगर गाना गा रही है। अली ने उसका हाथ थामा। उस कुतिया की इतनी हिम्मत, उसने मुझ पर हाथ उठाया। वो फनकार और सबको एक ही तरफ करते हुए बाहर पार्किंग में आकर बैठ गया। वो चारों दौड़ते हुए उसके पीछे आए। उसामा अहमद ने तेज़ी से बाइक की चाबी अपने कब्ज़े में की। कहाँ जा रहे हो? अली ने खश्मगीन निगाहों से उसे देखा। जहन्नुम में, मेरी चाबी वापस दो, वो घुर्राया। ठीक है चलो दोस्तों, सब जहन्नुम में चलते हैं। अहमद बाइक पर उसके पीछे बैठ गया। उसामा खासी देर तक लिफ्टन की सड़कों पर तेज़ रफ्तार से बाइक दौड़ाता रहा और उसके दोस्त पीछे गाड़ी में उसका साथ देते रहे। फिर थक हार कर सबके सब अली के घर जमा हो गए। अली घर वाले डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सबको लेकर नीचे जिम नुमा कमरे में आ गया। उसामा सामने लटके बॉक्सिंग पंचिंग बैग 100 मन के बोरे पर मुक्के मारने लगा। वो सारे गौर से चुपचाप उसे देख रहे थे। वो अपना सारा गुस्सा उस बैग पर निकाल रहा था। उसकी मुक्कों की शिद्दत से 100 मन का बैग किसी गुब्बारे की तरह हिल रहा था। उसामा के हाथों से खून निकलना शुरू हो गया था, लेकिन वो मुसलसल बॉक्सिंग किए जा रहा था। खालिद अपनी जगह से उठा और उसामा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। यार, अब बस कर, उस लड़की की वजह से खुद को नुकसान मत पहुंचा, बस कर दे। खाला संजीदगी से उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। उसामा उसका हाथ झटके हुए उस कोने पर पड़ी मेज़ पर उचक कर बैठ गया। मुझे हर कीमत पर वो लड़की चाहिए। उसने उसामा पर हाथ उठाया, जुबान चलाई, बदतमीज़ी की। मुझे उस लड़की को सबक सिखाना है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। पर यार, इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढोगे? अहमद ने सवाल किया। मैं सुबह होते ही जिम खाना पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता हूँ। उस गाड़ी को ट्रेस करके उस लड़की को ढूंढ लूँगा, वो सर्द लहजे में बोला। कैप्टन उसामा हवा की बुलंदियों पर तेज़ फ्लाइंग कर रहा था। उसके तमाम साथी उसकी हिदायत पर मुख्तसर सिमतों में फ्लाई कर रहे थे। उनका टारगेट दुश्मन की किसी भी किस्म की नकलो हरकत पर नज़र रखना और ग्राउंड बेस आर्मी के जवानों को बैकअप देना था। लाइन ऑफ कंट्रोल और फायरिंग और गोलाबारी जारी थी। उसामा के रडार पर 3 दुश्मन तैयारों की लोकेशन ट्रेस हो रही थी। कंट्रोल टावर को इतला देकर उसने अपना जंगी तैयारे को सीधा ऊपर की सिमत उठाया। इसकी आंखें जगमगा रही थीं और फिर उसने एयर मिसाइल से उन दुश्मन तैयारों को टारगेट करना शुरू किया। वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। उसामा एक तैयारे को बड़े आराम से टारगेट करके गिरा चुका था। बाकी 2 में से एक फ्यूल पर हिट कर चुका था, वो भी हिट हो चुका था और तीसरा दुश्मन तैयारा बुज़दिलों की तरह मुकाबला छोड़कर वापस सरहद पार जा चुका था। कंट्रोल रूम से बाकायदगी से शोर की आवाज़ें आ रही थी। सब खुश थे। कैप्टन उसामा, रिपोर्ट टू बेस। यस सर। उसने रुख मोड़कर वापस पलट गया। काफ़ी लंबे अरसे के बाद बस बम्बर शहर पहुंच चुकी थी। उस शहर की खूबसूरती अलग ही थी। ट्रैफिक बेपनाह था।
अटेंशन डॉक्टर्स, हम अपने कैंप पर पहुंचने वाले हैं, आप सब एक्टिव हो जाएं। मेजर डॉक्टर शबीर ने सबको मुखातिब किया। सर, ये बम्बर शहर है? खिड़की से बाहर झांकते हुए डॉक्टर वर्दा ने इश्तियाक से सवाल किया। जी, ये आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत शहर है। बरनाला यहाँ का बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ और तरक्की याफ्ता तहसील के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। जहाँ से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, यहाँ लड़कों और लड़कियों के डिग्री कॉलेज और बहुत सारी प्राइवेट तालीमी अदारे बेहतर तालीम तरबियत के लिए हमेशा मावन साबित हुए हैं। इस शहर में मशहूर बुज़ुर्ग बाबाए शादा शहीद का मज़ार भी है, जहाँ पे लोग अपनी मुराद पूरी होने पर बकरा न्याज के तौर पर पेश करते हैं। मेजर डॉक्टर शबीर ने टीम की मालूमात में इजाफा किया। सना, मलिहा और बाकी भी सारे बड़े इश्तियाक से बाहर झांक रहे थे। सर, हम तो शायद शहर से बाहर जा रहे हैं। बस को मोड़ काटता देखकर नवीद ने मेजर डॉक्टर शबीर को मुखातिब किया। जी, हम शहर के पास एक नदी के करीब कैंप लगाएंगे, आवाम से दूर, बम्बर नदी के पास। ये एक कश्मीर के पहाड़ों से निकलने वाली नदी है जो ज़्यादातर खुश्क रहती है, उन्होंने तफसील से बताया। बस अपने मखसूस मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अब उन 20 अफराद पर मुश्तमिल सीनियर डॉक्टर्स और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की टीम अपने अपने बैग कंधों पर डाले चेहरों पर अज़म लिए नीचे उतरना शुरू हो चुके थे। सुबह का सूरज निकलते ही उसामा बिना कुछ कहे अली के घर से रवाना हो चुका था। उसके चारों दोस्त नींद में डूबे पड़े थे। उसने खामोशी से अपनी बाइक निकाली और अब उसका रुख जिम खाना के ऑफिस की तरफ था। ऑफिस पहुंचकर अपने तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल करने के बाद सिक्योरिटी रूम में बैठा कैमरे की फुटेज देख रहा था। एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से इंतहाई बावकार शख्स उतरकर अंदर गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसामा की स्पोर्ट बाइक आकर रुकी। फिर वो लड़की, उसका उतरना और ज़ोर से उसामा के मुंह पर थप्पड़ मारना, लात मारना। ये वीडियो देखकर उसकी मुट्ठियाँ भींच सी गईं, रगें तन सी गईं। उसने अपने आप को काबू पाते हुए इस गाड़ी का नंबर नोट किया और बाहर निकल गया। अली को गाड़ी का नंबर वगैरह टेक्स्ट करके वो घर की जानब रवाना हुआ। उसामा बचपन से ही हद से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका अंदाज़ जहाँ भी जाता मकबूल हो जाता था। आज तक उसके माँ बाप ने उसे उंगली लगाना तो दूर की बात, डांटा तक नहीं था। और पार्किंग में इतने लोगों के दरमियान उसके दोस्तों के सामने उस छटांग भर की लड़की ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे जलील किया था। अब वो कॉलेज या कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता था जब तक अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता। वो सुलगते जहन के साथ घर में दाखिल हुआ। एक ठोकर मारकर लिविंग रूम का स्लाइडिंग डोर खोला। उसामा, नशाबा ने आवाज़ दी, प्लीज़ मम्मी, नो लेक्चर। वो हाथ खड़ा करता बिना रुके ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गया। फजर की नमाज़ पढ़कर अपनी अजीज़ बेटी फ़ातिमा को ढेर सारा प्यार करके, ढेर सारी तसल्लियाँ देकर मेजर हसन अपने आगे के सफ़र पर रवाना हो चुके थे। अपने बाबा के जाने के बाद वो बहुत देर तक इस खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सजे लॉन में टहलती रही, जहाँ एक कोने पर छोटा सा ज़ू बना हुआ था। तरह तरह के रंग बिरंगे परिंदे और जानवर मौजूद थे। वो हैरत से उन्हें देखती आगे बढ़ गई तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, उसके सामने एक्सरसाइज के डंबल वेट रखे नज़र आए। काफ़ी देर तक वो इस बड़े से घर की खूबसूरती को महसूस करती रही, फिर अंदर आ गई। पूरा घर साई साई कर रहा था। घर के मालकान से लेकर मुलाजमीन तक सो रहे थे। वो खामोशी से लिविंग रूम में अखबार उठाकर एक कोने में बिछे सोफ़े पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। 9 बजे के करीब निकसिक से तैयार नफीस सी साड़ी बांधे नौशाबा बेडरूम से नीचे उतर कर आई। घर में मुलाजमीन की चहल पहल के आसार नज़र आना शुरू हो गए थे। कमिश्नर मोहसन नकवी मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे जब नौशाबा ने लिविंग रूम में फ़ातिमा को देखा। वो सर पर नमाज के अंदाज में दुपट्टा लपेटे हुए थी। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर नागवारी आई। फिर वो सर झटकती हुई फ़ातिमा की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। फ़ातिमा ने उन्हें देखते ही सलाम किया।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, कब से इधर बैठी हुई हो? वो ताई अम्मी फजर पढ़कर बाबा के जाने के बाद नींद ही नहीं आई और मैं कमरा भी भूल गई थी, तो बस ऐसे ही इधर, वो शर्मिंदगी से बोली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन एक बात कहूँ फातिमा, अगर तुम बुरा ना मानो। ताई अम्मी आप एक नहीं 100 बातें कहीं, वो प्यार से उनके हाथ थाम कर बोली। फातिमा सबसे पहले तो तुम मुझे ताई अम्मी कहना बंद करो, तुम्हारी माँ की जगह हूँ। मैं आज से तुम मुझे मम्मी कहोगी, उन्होंने प्यार से कहा। ठीक है मम्मी, और कोई हुक्म? वो शरारत से बोली। चलो अभी नाश्ता करते हैं, फिर बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे और शाम में शॉपिंग सेंटर चलेंगे। वो उसे साथ लेती हुई डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। कुछ देर में फुल यूनिफॉर्म में मलबूस कमिश्नर मोहसन नकवी भी आ गए। फातिमा ने उठकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटी, उन्होंने खुश दिली से उसे जवाब दिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गए। बेगम आपका लाडला नज़र नहीं आ रहा, कोई खैर खबर भी साहबजादे की आपको? वो चाय का सिप लेते हुए बोले। रात कॉन्सर्ट अटेंड किया है, फिर अली के घर रुकने का प्रोग्राम था, बस अब आता ही होगा, नशाबा आराम से बोली। नाश्ते से फारग होकर मोहसन नकवी साहब चले गए और नशाबा फातिमा को लेकर लिविंग रूम में आकर बैठ गई। मुलाजमीन को खाना पकाने की दावत दे दी गई थी, तभी किसी ने ज़ोरदार ठोकर से दरवाज़ा खोला। फातिमा ने चौंक कर देखा, ये तो वही लड़का था जो इधर उधर देखे बगैर सीधा सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। शायद उससे बात कर रही थी। वो फुक चेहरे के साथ से ऊपर जाता देख रही थी। ये कौन है? फातिमा ने नशाबा से पूछा। अरे तुमने नहीं पहचाना? मगर तुम कैसे पहचानोगी? तुम तो आज तक कभी मिली ही नहीं। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा कज़न उसामा नकवी है। उसामा भाई? वो सर सरहाते हुए बोली। मेरा बेटा बड़ा ही हंसमुख है, अभी थोड़ा थक गया है, वरना तुमसे मिलवाती, तुम्हें भी इससे मिलकर बड़ा अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, जब सोकर उठेगा तब शाम की चाय या रात के खाने पर तारुफ करवा देंगे। वो आराम से कह रही थी और फातिमा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। मैडम बाहर ड्राइवर आपका वेट कर रहा है, एक मुलाजमा ने आकर इतला दी। इसे कहो मैं आ रही हूँ। नशाबा उठकर खड़ी हुई। फातिमा मुझे एक एग्जीबिशन की इफ्तिताही तरकीब में शिरकत करने जाना है, 3-4 घंटे में वापस आ जाऊँगी, फिर हम मॉल चलेंगे। तब तक तुम आराम करो और कुछ भी खाने पीने को दिल हो तो शेफ़ को कह देना, तकल्लुफ़ हरगिज़ नहीं करना। वो उसे प्यार से कहती टक टक करती बाहर चली गई। इस घर के मकीन सब फातिमा के लिए नए थे और इस पार्किंग वाले बदतमीज़ लड़के को देखकर तो वो उससे बौखला गई थी। जो भी है, मुझे उस बदमाश लड़के से बचकर रहना होगा। बेहतर है मैं उसका सामना ही नहीं करूँगी। वो फैसला करके उठी और अपने कमरे में की जानिब बढ़ी। यहीं पे हमारी फ़र्स्ट एपिसोड का इख्तिताम होता है और इसकी जो बाकी एपिसोड्स हैं वो लाइन वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे और इसके एंड स्क्रीन में भी उसकी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।